वीडियो के इस अंक में हम उद्धव ठाकरे की राजनीतिक यात्रा की बात करेंगे और वह किस तरीके से जो वास्तविक शिवसेना थी, जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के द्वारा खड़ी की गई थी, उसके पतन के कारण बने। और इस कारण के पीछे उनके मुख्य सलाहकार संजय राउत और उनका भी अपना पुत्र मोह है, जो आदित्य ठाकरे के रूप में सामने आया। और लगातार उन्होंने उसी के हिसाब से निर्णय लिया और सेकुलर राजनीति की उस सीमा को भी क्रॉस करने की कोशिश की जिसमें अभी तक कांग्रेस रहा करती थी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो इंडिया पे। मैं वीके वत्स। आज 288 विधानसभा सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं, वहां वोट पड़ रहे हैं और इसी बीच में हमारे द्वारा उद्धव ठाकरे की राजनीतिक यात्रा की बात की जा रही है। ऐसे बहुत से सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना उस हद तक चली गई जिस हद तक जाने पर आप यह कह सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे के स्थापित विचारों के खिलाफ जाकर एक तरीके से उनको गलत साबित करने की कोशिश की गई। बीते कुछ समय में जब पिछली विधानसभा में जब चुनाव हुए थे तो उद्धव ठाकरे सत्ता मोह में आ गए, सत्ता लोभ में आ गए। और जबकि बाला साहब ठाकरे की तरफ से जो सिद्धांत दिया गया था कि परिवार का व्यक्ति सीधे राजनीतिक पद पर नहीं होगा और वह तपस्वी की तरीके से मार्गदर्शन करेगा पार्टी का, लेकिन उस बने बनाए सिद्धांत को भी उद्धव ठाकरे ने तोड़ दिया। और यह सिद्धांत से हटना और इसके बाद समझौता करना, वह मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने लगे। और पार्टी के अंदर उनको जो सबसे ज्यादा चढ़ाने वाले जो सलाहकार थे उनके संजय राउत और उनका पुत्र आदित्य ठाकरे था, जिसके सलाह पे चलते चलते वह बहुत बड़े पतन की तरफ बढ़ गए। और आज देखा जाए तो शिवसेना की जो वास्तविक विचारधारा होती थी उसके पूरी तरीके से विपरीत उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। जब पिछला विधानसभा इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी के साथ सीटों को साझा करके चुनाव लड़ा गया था, यानी मतों का विभाजन नहीं हुआ था और साझा तरीके से जो सीटें हुई थी उसके हिसाब से मत मिला था। लेकिन परिणाम आने के बाद विधानसभा का उद्धव ठाकरे के अंदर सत्ता लोभ आ गया, वह मुख्यमंत्री पद की प्राप्ति की जिद करने लगे और बीजेपी से उनकी बात बिगड़ गई। इसी बीच में वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हुए और बाला साहब की स्थापित सिद्धांतों को कहीं ना कहीं ठोकर मारते हुए वह कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गए। और उनकी तरफ से इन्हें इसीलिए लोभ दिया गया कि तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे कि किसी तरीके से सत्ता में घुसपैठ की जाए। और जो राष्ट्रवादी विचारधारा की जो पार्टी है इसको कहीं ना कहीं इसमें फूट डाली जाए और इसे तोड़ा जाए। तो जब उन्होंने यह डिसीजन लिया तो शिव सैनिकों के अंदर बड़ी उहापोह थी। वह भी आश्चर्य में थे कि उद्धव ठाकरे ऐसा कैसे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो इसको सौदेबाजी के तराजू पर रख दिया और अपनी मर्जी चलाते हुए वह गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन परिणाम 2-2.5 साल में ही सामने आ गया और यह परिणाम इस तरीके से सामने आया कि उनके हाथ से पार्टी, सत्ता और चुनाव चिन्ह सब चला गया। और आज स्थिति यह है, वोट पड़ रहे हैं, जो वास्तविक शिव सैनिक हैं वह धीरे धीरे करके उद्धव ठाकरे और जो राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का जो परिवार था, इसके हाथ से सारे शिव सैनिक निकलते जा रहे हैं। तो जब जब उन्होंने गठबंधन किया, उस 2-2.5 साल के शासन में जो उनकी नीति और निर्णय आए वह बहुत ही हिंदुत्व विरोधी थे, बाला साहब ठाकरे के विरोधी थे, विचारों के विरोधी थे। और जिस तरीके से उनका जो निर्णय आया उसमें मैं अभी कई उदाहरण दूंगा जिसके कारण वहां पर जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, जो हिंदुत्व थे, जो वोटर थे जिन्होंने वोट दिया था शिवसैनिक समझते हुए, जो शिवसेना समझते हुए वोट दिया था, वह बहुत ही निराश हुए। उस बीच में जब राष्ट्रवादी जो फिल्मी अदाकारा कंगना रनौत है, उसने जब बहुत से मुद्दे उठाए तो उसके घर पर बुलडोजर चलवाया था इसी उद्धव सरकार ने। और जब पालघर के साधु जब मारे गए थे तो उस विषय पर भी जो नीति और निर्णय सामने आया वो बहुत ही शिथिल और निराशाजनक था। और जब इस मुद्दे को अर्णव गोस्वामी द्वारा मीडिया के माध्यम से बहुत जोर शोर से जब उठाया गया तो अर्णव गोस्वामी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई थी, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और यहाँ तक कि उनको जिस तरीके से बेइज्जतीपूर्ण ढंग से घर से उठाया गया था, फिर
हवालात में डाला गया था और उनकी जान को भी खतरा पैदा कर दिया गया था। यह सब मुद्दा कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे शिवसैनिक और जो शिवसेना जो पार्टी थी उसके अंदर भी गहरा असंतोष पैदा कर रहा था और यह धीरे धीरे उद्धव ठाकरे के राजनीतिक पतन की तरफ यह दिशा उनकी बढ़ रही थी। और फिर होता क्या है, और इसी बीच में एक हनुमान चालीसा का भी विषय आया था, जिसमें नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा करने का निर्णय लिया था। शिवसेना के ठीक जो घर है और जो ठाकरे का घर है उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो निर्णय लिया था, उस पर उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। और इस तरीके से जो उद्धव ठाकरे के जितने भी निर्णय सामने आए वह हिंदुत्व विरोधी थे और कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण को तुष्ट करने वाले थे। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई है मीडिया के माध्यम से कि वह उनकी जो पिछली लोकसभा जो इलेक्शन हुआ उसके परिणाम को देखते हुए उन्हें यह समझ में आ गया है कि उनका हिंदुत्व का वोट बुरी तरीके से सरक रहा है, शिवसैनिक उनसे कट रहे हैं, उनसे हट रहे हैं। और इस कारण और एक दूसरा जो सर्वेक्षण सामने आया कि मुस्लिम बहुल इलाके में शिवसेना को बढ़त हासिल हुई है। इसे देखते हुए शिवसेना अब पूरी तरीके से, शिवसेना यानी कि उद्धव गुट वाली शिवसेना पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ बढ़ चुकी है और वह उन विचारों को और उन 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 तथ्यों का समर्थन कर रही है जो ठीक बाला साहब ठाकरे की आत्मा और उनकी विचारधारा सोच को चोट देता है। तो फिर 2-2.5 साल में यह हुआ कि गहरा असंतोष पार्टी के अंदर व्याप्त होने लगा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायक टूटकर निकल गए। कानूनी लड़ाई शिवसेना के बीच में चली जो न्यायालय तक पहुंची। इसके बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, चुनाव चिन्ह और पार्टी उद्धव ठाकरे से निकलकर एकनाथ शिंदे के हाथ में आ गई और वास्तविक जो बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा का जो उत्तराधिकारी होता था वह उद्धव ठाकरे न होते हुए एकनाथ शिंदे साबित हुए। और आज बाला साहब की ठाकरे की अगर कोई शिवसेना अगर आज भी जीवित है तो एकनाथ शिंदे के हाथ में और नेतृत्व में जो शिवसेना चल रही है वही है। तो उद्धव ठाकरे ने इस तरीके से अपनी राजनीति और अपनी विचारधारा का अंत किया, जिसके कारण वह स्वयं है और उनके पास ना तो कोई विजन था और ना कोई उनके पास इस तरीके का अनुभव था। और जब बाला साहब ठाकरे ने अपना इन्हें उत्तराधिकारी बनाया था तब भी उन्होंने भी पुत्र मोह में यह गलती की थी कि इनकी योग्यता को समझे बिना, इनके जनाधार और इनके विजन को समझे बिना इनको उत्तराधिकारी बना दिया था। और तभी राज ठाकरे जो कि असली उत्तराधिकारी हो रहे थे, समझा जाता था जिन्हें, वह कट के निकल गए थे और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण कर अलग पार्टी बना ली थी। अपनी उस पार्टी में उन्होंने जितना जलवा दिखाया उस हिसाब से उनकी राजनीतिक हैसियत तो नहीं बनी और इस तरीके से शिवसेना धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ती गई। और जब एकनाथ शिंदे के हाथ में जब शिवसेना चली गई तो बची कुची जो विचारधारा बाला साहब ठाकरे की आज है तो वह सिर्फ एकनाथ शिंदे के हाथ में है और एकनाथ शिंदे उसे चला रहे हैं। तो इस तरीके से जो उद्धव ठाकरे का जो निर्णय रहा, जो उनके सलाहकारों के द्वारा जिस निर्णय का उन्होंने पालन किया, उस कारण उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक जीवन के अंत की तरफ बढ़ गए। और वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी उनकी बैठकें ज़्यादातर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर हो रही हैं। मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में हो रही हैं। उनको अब आखिरी उम्मीद है तो मुसलमानों पर ही मतलब मुस्लिम वोट पर ही वो भरोसा कर रहे हैं। और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर यह इनका पहला इलेक्शन है, क्योंकि इसके पहले वाला जो विधानसभा उन्होंने लड़ी थी वह बीजेपी के साथ लड़ी थी तो उनके कोर वोटर उन्हें मिले थे। तो आज जो शिव सैनिक जो कोर वोटर उनके होते थे वह धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं या तो बीजेपी में या एकनाथ शिंदे शिवसेना में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने उत्तराधिकार का विनाश कर लिया और अपनी विचारधारा से समझौता और भटकाव करते हुए अपनी राजनीतिक इस यात्रा को कहीं ना कहीं अंत की तरफ ले गए और आज पतन की स्थिति को प्राप्त है। तो आज वहां वोट पड़ रहे हैं, 288 सीटों पर वोट पड़ना है और बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग मुकाबला है वहां पर। और पूरी तरीके से जो हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार था बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी वहां पर चुनाव प्रचार किए हैं और जोरदार प्रचार होने के साथ साथ बाला साहब ठाकरे के वास्तविक उत्तराधिकारी को सपोर्ट करते हुए बीजेपी और जो शिवसेना का जो गठबंधन है महायुति, यह मजबूत स्थिति में दिख रही है। और वोटर क्या तय करते हैं यह तो चुनाव परिणाम ही तय करेगा। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चा और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।